नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन ने लास्ट वीडियो में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि समांगी मिश्रण एक प्रकार का वास्तविक विलयन होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में मैंने आपको कोलॉइड और निलंबन बताया था। तो ये जो मेरे पास वास्तविक विलयन, कोलॉइड और जो निलंबन है, कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड और जो सस्पेंशन है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर में आता है जिसका नाम अपने पास है विलयन। तो आज अपने पास जो नया चैप्टर रहेगा उसका नाम है विलयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बना मिश्रण, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। लेकिन ये विलयन मेरे पास तीन प्रकार के हो जाएंगे, वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन। अगर मैं कोलॉइड और निलंबन की बात करूं तो वो विषमांगी मिश्रण होगा, जबकि वास्तविक विलयन मेरे पास क्या होगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई कि इसका परिभाषा क्या होती है। अगर मैं बात करूं कि विलयन के अंदर अपन कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, कौन कौन सी शब्दावली अपन देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास होता है विलायक, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। एक मेरे पास होता है विलेय, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। एक मेरे पास होता है विलेयता, जिसको अपन सॉल्यूडिटी बोलते हैं। और एक अपन बोलते हैं विलयन की सांद्रता, जिसको मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं यहां सबसे पहले किसकी, विलायक की। विलायक क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ना कोई विलयन होता है अपने पास, तो उस विलयन में कुछ यौगिक की मात्रा कम होती है और कुछ यौगिक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ऐसा विलयन जिसमें यौगिकों की मात्रा ज़्यादा हो, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। इसका मतलब किसी भी विलयन के अंदर अगर जिसकी भी मात्रा ज़्यादा होगी, वो उसके अंदर क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ विलेय क्या होता है, अर्थात सोल्यूट क्या होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो उसके अंदर मात्रा में कम हो, क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे पास, विलेय कहलाएगा। अगर मैं बात करूं विलेयता क्या होती है, विलेयता अपन किसको कहेंगे, अगर किसी विलयन के अंदर जो ये विलेय है, ये कितना घुलनशील है, कितना घुला हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूडिटी अर्थात विलेयता कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जल के अंदर जब अपन मिट्टी मिलाते हैं तो मिट्टी उसमें अच्छी प्रकार से घुल नहीं पाती, इसका मतलब उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं, अगर पानी के अंदर क्या होता है, नमक होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो नमक होता है वो एक अच्छे लेवल से घुल जाता है। इसका मतलब अपन ये बता पाएंगे
कि जो जल और नमक का विलयन था उसके अंदर विलेयता ज़्यादा थी, जबकि जल और मिट्टी वाले में विलेयता क्या थी, कम थी। इसका मतलब अपन सीधा सा सिंपल सा ये कह पाएंगे कि अगर मान लो कि किसी विलयन के अंदर अगर विलय अच्छी प्रकार से घुल जाए उसकी विलेयता अधिक, अगर नहीं घुल पाए तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी विलयन के अंदर विलय के घुलने की क्षमता ही क्या कहलाती है, किसी विलयन के अंदर विलय के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अगर मैं विलय की बात करूं तो विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाला यौगिक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाला यौगिक क्या कहलाएगा, मेरे पास अधिक मात्रा वाला यौगिक मेरे पास क्या कहलाएगा, विलायक अर्थात सॉल्वेंट कहलाएगा। अब मैं अगर बात करूं विलयन की सांद्रता अपन किसको कहते हैं, मैंने आपको विलेयता बताई थी कि विलेयता क्या होती है, मतलब घुलने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब जो ये मेरे पास सोलिडिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये क्या होती है, जो सॉलिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। अर्थात जो विलेयता होती है वो सीधी सीधी समानुपाती होती है किसके, तापमान की होती है। वो कैसे होती है अब मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि आपने एक विलयन के अंदर नमक डाल रखा है और उसके अंदर जल डाल रखा है और वो एकदम नॉर्मल पड़ा हुआ है, पानी ठंडा है। आप देख पाओगे कि ठंडे पानी के अंदर जो नमक के घुलने की दर है, जो नमक घुलता है उसके अंदर, उसमें उतनी तीव्रता नहीं होती है, उतनी जल्दी नहीं घुल पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वही पानी अगर गर्म होता तो उसमें विलेयता का गुण क्या होता है, ज़्यादा होता। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विलेयता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो घुलने की क्षमता सीधे सीधे किसके ऊपर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। जैसे अपन बात करें, आपने अक्सर देखा होगा कि अपन घरों में जब मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए अपन चाशनी तैयार करते हैं। इसका मतलब जल और चीनी का मिश्रण तैयार करते हैं और जैसे जैसे अपन उसको गर्म करते जाते हैं तो उसकी जो घुलने की क्षमता होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। कहने का मतलब वो एक गाढ़ापन देते जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ठंडे पानी के अंदर वो कम घुलती है और गर्म पानी के अंदर क्या होती है, वो जल्दी घुल जाती है। तो कहने का मतलब आपको समझ आया होगा कि विलेयता क्या होती है। अब मैं बात करता हूं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता क्या होती है, अगर मान लो कि किसी जल के अंदर जो नमक मिला हुआ है, अगर मान लो कि किसी विलयन के अंदर, या फिर अपन ये बोल देंगे कि किसी विलयन के अंदर उसके अंदर अगर जल तो कम है और नमक ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता होगा कि जल और नमक का मैंने विलयन लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन अलग अलग सैंपल के विलयंस को टेस्ट करते हैं तो कईयों में क्या होता है, कुछ विलयन अपन को ज़्यादा साल्टी लगते हैं, कुछ विलयन अपन को कम साल्टी लगते हैं। जो ज़्यादा साल्टी होते हैं तो वहाँ अपन कह पाएंगे कि वहाँ नमक की मात्रा उस विलयन में क्या है, ज़्यादा है, और वहाँ पानी की मात्रा क्या है साथियों, कम है। तो आपको समझ आया होगा कि कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता क्या होती है। मतलब अगर मान लो कि जो अपन विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, अगर उसके अंदर जितना ज़्यादा होगा, वो कहने का मतलब उतना ज़्यादा होगा तो उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर नमक की मात्रा अगर मान लो कि कम है, अगर नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है तो उस विलयन को अपन क्या कहेंगे, तनु विलयन। उस विलयन को अपन क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। और जिसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन सांद्र विलयन बोलेंगे। इसका मतलब इसको तो अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सांद्र विलयन को अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
ये अपने पास हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, विलयता क्या होती है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं अगर और बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे पास अगर मैं बात करूं इसके अंदर आगे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं या फिर कुछ विलायक ऐसे होते हैं, उनके अंदर जो विलय की घुलने की क्षमता होती है वो निश्चित होती है। जैसे मैं बात करूं कि सपोज करो कि मेरे पास जल है और मैंने ये बताया कि इस जल की जो क्षमता होती है वो नमक को घोलने की कितने ग्राम होती है, 100 ग्राम नमक को घोलने की होती है। कहने का मतलब मेरे पास 1000 ml जल के अंदर केवल और केवल मैं 100 ग्राम नमक ही घोल सकता हूं। तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ 100 ग्राम नमक अपन घोल रहे हैं जल के अंदर, ये इसकी क्या हो गई, एक क्षमता हो गई, ये इतना ही घोल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कि कभी कभार अगर अपन ने इसके अंदर जितनी इसकी क्षमता थी, अगर अपन ने उससे कम इसके अंदर नमक मिलाया तो वो उस प्रकार का विलयन मेरे पास क्या कहलाएगा। अगर मान लो कि मैंने इसके अंदर जितना उसकी क्षमता थी उतना ही मैंने इसके अंदर नमक डाला और घोला, तो उस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा। अगर सपोज करो कि मैंने इसके अंदर जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज़्यादा विलय डाल दिया, तो उस प्रकार के विलयन को अपन क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे पास कि अगर मान लो कि इसकी घुलने की क्षमता केवल 100 ग्राम नमक की अपन घोल सकते हैं इतने विलयन के अंदर, अगर उससे कम हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं असंतृप्त विलयन। उसको अपन क्या बोल देंगे साथियों, असंतृप्त विलयन, अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं उसके बाद में बात करूं कि मेरे पास 100 ग्राम थी घुलने की क्षमता और मैंने 100 ग्राम ही उसके अंदर डाल दिया, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, इस प्रकार का विलयन मेरे पास संतृप्त विलयन कहलाएगा। इस प्रकार का विलयन साथियों क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर इसकी क्षमता 100 की है लेकिन अपन ने इसके अंदर 150 ग्राम नमक डाल दिया है, आपको पता होगा कि ये मेरे पास किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास अति संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा साथियों, अति संतृप्त विलयन, अर्थात ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, मेरे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी थी विलयन वाले चैप्टर में आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अक्सर पेपर के अंदर प्रश्न आया हुआ है, आप जब ग्रुप डी के पेपर में प्रश्न उठा करके देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, और वो न्यूमेरिकल्स कहाँ से थे, वो विलयन की सांद्रता से थे। कहाँ से थे साथियों, विलयन की सांद्रता से थे। तो विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलय का भार ऑब्लिक विलय की जो मात्रा होती है परसेंटेज में वो कितनी होती है, ऑब्लिक विलय का आयतन कितना होता है वो, बट्टा, या फिर अपन अपॉन लगा करके क्या रखेंगे, विलयन का भार या मात्रा या आयतन इंटू 100। ये मेरे पास किसका हो गया, ये मेरे पास विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला हो गया। मेरे पास क्या हो गया साथियों, ये विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला हो गया। आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि इस
फॉर्मूले से ग्रुप डी के अंदर न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो अपन इस फॉर्मूले को एक प्रतिशत भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से आया आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके ऊपर बेस कुछ पर्सन्स आपको बताता हूं, इसके ऊपर बेस कुछ पर्सन्स में आपको बताता हूं। आपको बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है बराबर। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक विलियन है, मेरे पास एक विलियन है, इस विलियन में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या घोल रखा है, इसके अंदर मैंने नमक घोल रखा है। मैंने क्या घोल रखा है साथियों, मैंने आपको इसके अंदर नमक घोल रखा है और मुझे ये बताया गया है कि इस विलियन की मात्रा 400 ग्राम है। जो ये विलियन दिया हुआ है मेरे पास, इस विलियन की मात्रा मुझे कितनी दे रखी है, 400 ग्राम दे रखी है। और इसके अंदर जो विलायक है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कितना है मेरे पास, 300 ग्राम है। तो पूछ लिया गया कि विलियन की सांद्रता कितनी है। तो विलियन की सांद्रता अपन कैसे निकालेंगे, वो एक चीज गौर करना आप। इसमें देखो डाटा क्या दिया हुआ है, पूरे विलियन का भार कितना दे रखा अपन को, 400 ग्राम दे रखा है। तो विलियन की सांद्रता अपन निकालेंगे ऐसे, तो ये कितना दे रखा अपन को, विलियन का भार। देखो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल अपन को डाटा दिया हुआ था 400 ग्राम। कितना दिया हुआ था, 400 ग्राम दिया हुआ था और मैंने यहां ले लिया 400 ग्राम। अब इसमें और क्या बताया गया है कि इसके अंदर विलायक की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम है। विलायक की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम है। तो क्या अपन ये नहीं कह सकते कि अगर 300 ग्राम विलायक है तो डेफिनेटली 100 ग्राम क्या हो सकता है, इसके अंदर विलय अर्थात सोल्यूट हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अपने पास है कि विलय का भार बटा विलियन का भार इंटू 100। अब आपको पता होगा इससे तो ये 4 बार कट जाएगा और ये इससे कितने हो जाएगा, 25%। इसका मतलब विलय की मात्रा कितना परसेंट आ जाएगी, इसका 25% आ जाएगी। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 100 ग्राम मेरे पास आ जाएगा। और आपको ये डाटा समझ आया होगा कि अपन ने इसका उत्तर कैसे निकाला है परसेंटेज के अंदर, और आप आराम से कर पाओगे चीज़ों को। इसी प्रकार से बहुत सारे इन डाटा के अंदर वेरिएशन कर करके आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको कतई परेशान नहीं होना है और आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के जो आए हुए सवाल हैं उनको देखना है कि क्या इस फॉर्मूले के बेस आए हुए हैं कि नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों ये चीज़ आपको एकदम से समझ आई होगी। अब अपन जस्ट एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विलियन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मैं आपको विलियन के प्रकार बताता हूं कि विलियन के अपने पास कौन कौन से प्रकार है। विलियन के टोटल अपने पास 3 प्रकार होते हैं। एक को अपन बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरे को अपन बोलते हैं कोलॉइड, और तीसरे को अपन क्या बोलते हैं, तीसरे को अपन बोलते हैं सस्पेंशन अर्थात निलंबन बोलते हैं। तो अपन को एकदम बारीकी से चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मेरे पास है ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरा मेरे पास है कोलॉइड, और तीसरा मेरे पास है सस्पेंशन। अर्थात मेरे पास क्या हो जाएगा, वास्तविक विलियन, कोलॉइड, और मेरे पास क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशंस की बात करूं, मतलब इस प्रकार का विलियन जिसके अंदर विलय अगर घुला हुआ है और अगर अपन विलय के कणों को अपन अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं तो उस प्रकार का विलियन क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशंस कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। आपने अक्सर देखा होगा या फिर आपने कभी जीवन में प्रैक्टिकल किया होगा कि जब अपन अल्कोहल के अंदर पानी मिलाते हैं, जब अपन अल्कोहल के अंदर पानी मिला देते हैं या फिर जल के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं। आप किसी भी प्रकार से चीज को देख सकते हो, या तो मैंने क्या किया, अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया, या फिर मैंने क्या किया, जल के अंदर अल्कोहल मिला। बात एक ही है क्योंकि इसके अंदर घुलेंगे ये।
अब सपोज करो कि मैंने अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया, अब आपने पानी मिला दिया। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि क्या आप बाहर से वो कांच पारदर्शी है, वो जो मैंने गिलास के अंदर पानी डाला है और जो अल्कोहल डाला है वो कांच मेरे पास पारदर्शी है। अब क्या आप बता पाओगे क्या उनके कणों को देख करके कि ये अल्कोहल है और ये पानी है? अगर आप ऐसा नहीं बता पाते तो उस प्रकार का विलेन क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशंस अर्थात वास्तविक विलेन कहलाता है। तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि वास्तविक विलेन के अंदर जो घुले हुए अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों का आकार बहुत कम होता है, अर्थात उनके अवयवी कणों का आकार कितना होता है? अवयवी कणों का आकार होता है 10 की पावर -9 मीटर से कम। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 नैनोमीटर से कम, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 नैनोमीटर से कम लिख सकता हूं। अब एक चीज आप गौर करना, इधर देखना एक बार आप स्क्रीन की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर 10 की पावर -9 है तो इसको मैं 1/10 की पावर 9 भी लिख सकता हूं। अब आपने देखा होगा कि 1 के अंदर इतनी संख्या का भाग लगाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और जब बहुत छोटी आएगी तो अपन उनके अवयवी कणों को अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। और बात रही नंगी आंखों की, अपन किसी भी लेवल पर अपन देख नहीं पाएंगे, ना सूक्ष्मदर्शी से ना किसी और लेवल से। कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशंस इस प्रकार का सॉल्यूशंस है उनमें अवयवी कणों को किसी भी माध्यम से देखा नहीं जाता, वो अपने पास क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशंस कहलाता है। अगर मैं बात करूं कोलोइड की तो इनमें इसका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसका आकार होता है। कहने का मतलब इनके अंदर जो घुले हुए अवयवी कण हैं उनका आकार इतना होता है। अगर मैं इसकी बात करूं सस्पेंशन की तो इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनका आकार 100 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन के अंदर जो घुले हुए अवयवी कण हैं या फिर निलंबन में जो घुले हुए कण होते हैं विलेन के अंदर, उनको अपन अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। जबकि मैं कोलोइड की बात करूं तो इसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसको अपन सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। इसका मतलब यहां लिख देता हूं 2 नंबर का पॉइंट। देखो नंगी आंखों से तो नहीं, लेकिन अपन इसको सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। नंगी आंखों से नहीं लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। और इसको अपन किससे देख पाते हैं? नंगी आंखों से भी देख पाते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी अपन क्या करेंगे? इसको देख पाएंगे। तो आपको ये 2 नंबर का पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ 3 नंबर के पॉइंट की। 3 नंबर का पॉइंट ट्रू सॉल्यूशंस में अपने पास क्या हो सकता है। अगर मैं इस ट्रू सॉल्यूशंस की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके अवयवी कणों को अपन अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो ये टिंडल प्रभाव होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। एक बार जस्ट आप सोचिए, आप बस समझिए कि टिंडल प्रभाव है अपने पास। यहाँ क्या होता है? यहाँ टिंडल प्रभाव अपने पास लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ अपने पास टिंडल प्रभाव लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ बात करूँ टिंडल प्रभाव की, यहाँ टिंडल प्रभाव क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। जबकि मैं यहाँ भी बात करूँ तो टिंडल प्रभाव यहाँ भी क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। यहाँ भी अपने पास टिंडल प्रभाव क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ इसके अंदर 4 नंबर की, अब अपने पास जो ट्रू सॉल्यूशंस है इसको किसी भी भौतिक परिवर्तन या इसको किसी भी भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा
मतलब कहने का मतलब ये है मेरे पास इसको भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जल और अल्कोहल था, जल और अल्कोहल को अलग करने की विधि का नाम मेरे पास क्या होता है साथियों, उनको अलग करने की विधि का नाम मेरे पास होता है डिस्टिलेशन, अर्थात आसवन होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि पदार्थों के पृथक्करण की विधियां बताई थी कि कैसे अपन पृथक्करण करते हैं। अगर आपको ना मिले तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी उसको देख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ भी क्या होता है, लागू होता है, यहाँ भी क्या होता है, लागू होता है। अपन आराम से चीजों को क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर मैं आगे और बात करूं इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये अवयवी कणों का आकार इतना होता है, यहाँ नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसमें टिंडल प्रभाव लागू होता है, यहाँ भौतिक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अगर मैं आगे वाला पॉइंट की बात करूं ट्रू सॉल्यूशंस की, तो ट्रू सॉल्यूशंस में जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। ट्रू सॉल्यूशंस मेरे पास समांगी मिश्रण होता है, जबकि ये मेरे पास क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, अर्थात ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस होता है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी क्या होता है साथियों मेरे पास, ये भी मेरे पास विषमांगी होता है, अर्थात ये भी मेरे पास हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस ही होता है। अब अपन आगे चलते हैं एक पॉइंट और। मैंने आपको इनके क्या बताए, बहुत सारे पॉइंट बता दिए। अगर मैं अब बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जल प्लस नमक। अगर मैं गैसों के अंदर बात करूं तो वायु। अगर मैं ठोसों के अंदर, ये वायु हो जाएगी मेरे पास। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जल प्लस अल्कोहल हो जाएगा। कहने का मतलब ये मेरे पास इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं कोलोइड की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दूध, स्याही, रक्त, पसीना। अगर अपन और बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोहरा, धुआं। मतलब इस प्रकार के अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं कोलोइड के। अगर मैं निलंबन की बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, जल प्लस मिट्टी। अपने पास क्या हो जाएगा, जल प्लस मिट्टी हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ आई होगी। यहाँ मैं और एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं कीचड़ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन उनके अंदर अवयवी कणों को आराम से पहचान पाते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा एग्जाम्पल। और मैंने आपको विलयन के प्रकार बता दिए हैं, आपको आराम से चीजें समझ आई होगी। अब अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे और मूव करते हैं। अब जो अपने पास वास्तविक विलेन है या फिर जो अपने पास विलेन है, उनको अपन 2-3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। हम उनको 2 या 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास होता है ठोस विलेन। सबसे पहले मेरे पास है ठोस विलेन अर्थात सॉलिड सॉल्यूशन। मेरे पास पहला क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन अर्थात ठोस विलयन। 2 नंबर की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, द्रव विलयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन अर्थात गैस सॉल्यूशन। अब अगर मैंने तो कोई यहाँ जो नाम लिखे हैं विलयन के अलग अलग प्रकार से, ठोस, द्रव और गैस। अब जो भी मैंने यहाँ नाम लिखे हैं ना, यहाँ ठोस, द्रव और गैस, इनका मतलब क्या होता है कि जो नाम है ना, ये अपने आप में उस विलयन के क्या कहलाएंगे, विलायक कहलाएंगे, अर्थात उस विलयन के ये क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट कहलाएंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा कि अब मैं अगर इस ठोस के अंदर, अब अगर मैं इस ठोस के अंदर
अब अगर मैं इस ठोस के अंदर ठोस मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये अपन को देखना है। अगर मैं इस ठोस के अंदर क्या मिला दूंगा, द्रव मिला दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये अपन को देखना है। अब मैं अगर इसी ठोस के अंदर क्या मिला दूंगा साथियों, अगर मैं इसी के अंदर गैस मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये अपन को ध्यान से रखना है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि ठोस के अंदर मुझे ठोस मिलाना है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मेरे पास कॉपर और जेडन होता है। इनको अगर मैं आपस में मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास क्या बनता है, पीतल बनता है। मेरे पास क्या बनता है साथियों, पीतल बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉपर और अपन जिंक को जब भी मिलाते हैं तो क्या बनता है, अपने पास पीतल बनता है। अपने पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर मान लो कि मैं कॉपर के अंदर टिन मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, अर्थात मेरे पास क्या बन जाएगा साथियों, ब्रॉन्ज बन जाएगा। अगर मैं इसके अलावा भी और बात करूं तो अपने पास इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इस्पात, जिसको अपन स्टील बोलते हैं। अगर मैं बात करूं नाइक्रोम, ये भी मेरे पास इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। कहने का मतलब अब मैं अगर बात करूं कि ठोस के अंदर जब द्रव मिला हुआ होता है, ठोस के अंदर जब द्रव मिला हुआ होता है, इसका एग्जाम्पल अपने पास क्या हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अपने पास कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको गलाने के लिए अपन धातु का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा कि सोने को अगर मैं Hg में मिला दूंगा तो सोना क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है अपने पास कि जब पारा को या फिर जब अपन मरकरी को किसी धातु में मिलाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अमलगम, लेकिन ये धातु जो Hg होती है वो कभी भी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है। इसका मतलब मेरे पास ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Au प्लस Hg हो जाएगा। मेरे पास Ag प्लस Hg भी हो सकता है। इसका मतलब चांदी को गलाने के लिए समर्थ होता है। इसका मतलब ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा साथियों, ये तो मेरे पास हो जाएगी द्रव अवस्था में, जबकि ये Au और Ag होता है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि ठोस के अंदर गैस मिला हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो सकता है। आपने एक नाम सुना होगा धातु का, जो नाम है पैलेडियम। मेरे पास क्या नाम है साथियों, पैलेडियम नाम है। इस पैलेडियम धातु के अंदर अपन हाइड्रोजन मिलाते हैं तो जो विलेन अपने पास बनता है वो ठोस विलेन बनेगा। कैसा विलेन बनेगा बताओ मेरे को, वो मिलेगा मेरे पास ठोस विलेन। अर्थात पैलेडियम और H2 गैस को मिलाने पर क्या बनता है, ठोस विलेन। इसका मतलब गैस मेरे पास क्या हो जाएगी, H2, और ठोस मेरे पास क्या हो जाएगा, पैलेडियम हो जाएगा। अब अपन चलते हैं द्रव विलेन के अंदर। द्रव विलेन के अंदर अगर ठोस मिलाया हुआ है तो उसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर द्रव मिलाया हुआ है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर गैस मिलाया हुआ है तो उसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपने पास द्रव होता है, द्रव को मैंने क्या लिया है, जल ले लिया। जल के अंदर मैंने क्या मिलाया, ठोस पदार्थ, मैंने नमक मिला दिया, मैंने इसके अंदर क्या मिला दी, शक्कर मिला दिया। इसका मतलब आप पहचान गए होंगे कि नमक मेरे पास क्या है, ठोस है, शक्कर भी मेरे पास क्या है, ठोस है, जबकि जल मेरे पास क्या है, द्रव है। इसका मतलब जल प्लस नमक किसका उदाहरण है, मेरे पास द्रव विलेन का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं यहां द्रव के अंदर क्या मिलाया हुआ है, द्रव मिलाया है, अर्थात ये मेरे पास हो जाएगा जल प्लस अल्कोहल। जल प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, चलो रक्त ले लेते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, जल प्लस दूध हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ये द्रव के अंदर क्या है, द्रव है। अब मैं अगर बात करूं गैसों के अंदर गैसें, ये मेरे पास कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो वायु होती है अपने पास, सॉरी अपन को द्रव के अंदर गैस मिलानी है, अपन को क्या मिलानी है, सॉरी द्रव के अंदर गैस मिलानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जल के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी गैसें होती है जो घुलनशील होती है। जैसे मैं बात करूं CO2, जैसे मैं बात करूं
करूं O2, जैसे मैं बात करूं NH3, ये सारी की सारी क्या होती है साथियों, ये सारी की सारी अपने पास होती है गैसें। अर्थात द्रव के अंदर गैसें अगर घुली हुई हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव विलयन बोलते हैं। अब मेरे पास लास्ट बचा हुआ है गैसीय विलयन। इसके मेरे पास एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वो अपन को देखना है। सबसे पहले गैस के अंदर मैं क्या मिलाता हूं, ठोस मिलाता हूं। गैस के अंदर मैं सबसे पहले क्या मिलाता हूं साथियों, ठोस मिलाता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि अपने वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, अपने वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती है। जब इसी वायुमंडल के अंदर जब अपन धुएं को उड़ता हुआ देखते हैं तो उस धुएं में क्या होते हैं, उस धुएं के अंदर कुछ प्रदूषण की चीजें होती है, जैसे सल्फर हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे अपने पास क्या हो गया, कार्बन हो गया। इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, धुआं उसका उदाहरण हो सकता है मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, धूल कण हो जाएगा। कहने का मतलब वायु के अंदर अगर धुआं मिला हुआ है तो वो गैसीय विलयन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर वायु के अंदर मेरे पास धूल कण मिला हुआ है तो वो गैसीय विलयन हो जाएगा अपने पास। अगर मैं और एग्जांपल बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे वाहन प्रदूषित एलिमेंट भी होते हैं, अगर वो भी इसके अंदर मिले हुए हैं, वाहन प्रदूषित तत्व है, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसी का उदाहरण हो जाएगा। और आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब मैं अगर बात करूं कि गैस के अंदर जब द्रव मिला हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन वायुमंडल के अंदर सर्दियों के समय में जलवाष्प को देखते हैं तो जलवाष्प क्या हो जाएगी, यहाँ जलवाष्प मेरे पास द्रव हो जाएगी, जबकि वायु मेरे पास क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो वायु प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा। वायु प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। और कई दफा इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं, कोहरा भी बोल देते हैं, धुंध भी अपन बोल देते हैं। अब मैं बात करूं कि गैस के अंदर क्या मिली हुई है, गैस मिली हुई है। गैस के अंदर क्या मिली हुई है साथियों, गैस मिली हुई है, उसका एग्जांपल मेरे पास क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर क्या होती है, N2, O2, CO2, आर्गन। कहने का मतलब बहुत सारी गैसें होती है जो गैस के अंदर गैसों के रूप में होती है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एग्जांपल, सॉरी ये गैस विलयन हो जाएगा। और इसका मतलब गैस के अंदर किसकी विलयन हो जाएगा, गैस के अंदर गैस का विलयन हो जाएगा। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे कि ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैस विलयन क्या होता है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं एक स्टेप और आपको बताता हूं कि और अपने पास क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कोलॉइड के, निलंबन के। ये तो अपने पास थे वास्तविक विलयन के प्रकार एक प्रकार से, और मैंने आपको प्रकार बता दिए और आपको समझ भी आया होगा। अब मैं अगर बात करूं मेरे पास जो विलयन है वो किसका प्रकार है, मेरे पास कोलॉइड है। क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कोलॉइड किस प्रकार का विलयन होता है। जिस प्रकार से अपन ने इसके अंदर बढ़ा था वास्तविक विलयन के अंदर, उसी प्रकार से कोलॉइड के अंदर भी होता है। लेकिन क्या होता है, कोलॉइड के अंदर उसकी प्रकृति बदल जाती है, अपने देखने का नजरिया बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोलॉइड के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन अपन उनको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। दूसरी बात, उनमें टिंडल प्रभाव भी क्या होता है, लागू होता है। तो मैं आपको टिंडल प्रभाव भी बताऊंगा कि क्या होता है, वो अपन को लास्ट में एक बार देखना है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार बताता हूं कि कोलॉइड क्या होता है। कोलॉइड के अंदर भी क्या होता है, ठोस होती है मेरे पास, द्रव होता है और गैस होता है। लेकिन इसके अंदर ये नाम ये नहीं होते उनके विलयन के। अब उसमें अलग अलग प्रकार के अपने पास नाम आएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि ठोस के अंदर ठोस अगर है तो उसका मेरे पास नाम क्या होगा। अगर ठोस के अंदर ठोस है तो उसको अपन बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। अर्थात ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको पूछ लेंगे कि ठोस फॉर्म का एग्जांपल क्या है, तो आपको एग्जांपल बताने इसके ठोस के क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास।
कांच हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, मोती हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, माणिक हो जाएगा। ये सारी प्रकार के क्या है, मोती ही है मेरे पास, लेकिन मैंने इसके प्रकार बता दिया आपको। ये मेरे पास किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये ठोस के अंदर ठोस के प्रकार हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कांच होता है वो ठोस और ठोसों से मिलकर के बना होता है, और उनको जब उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया होती है, उसको अपन बोलते हैं एनीलिंग। तो ये अपने पास एक प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से चीजें अपने पास बनती है, और ये ठोस के अंदर ठोस का उदाहरण है। अब अपने पास क्या है, ठोस के अंदर द्रव है। ठोस के अंदर क्या मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है। ठोस के अंदर क्या मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जेल। इसको अपन क्या बोलेंगे साथियों, इसको अपन जेल बोल देंगे। अर्थात इसका एग्जाम्पल अपने पास क्या क्या होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पनीर होती है, पनीर क्या है, एक प्रकार से ठोस का एग्जाम्पल अपने पास, उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, द्रव मिला हुआ होता है। एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा जेल, एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा जेली, और एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा मक्खन। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता हूं कि ये कैसे अपने पास हो गया। आपने अक्सर पनीर को देखा होगा, जब अपन पनीर को ऐसे पुश करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें से लिक्विड पार्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसका मतलब ठोस के अंदर क्या मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जेल प्रकार का सॉल्यूशंस बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पनीर हो जाएंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने बालों के अंदर जेल को लगाते हैं। तो जो जेल होता है वो भी मेरे पास इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। किस विलयन का, जेल का। इसका मतलब ठोस के अंदर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द्रव का। और आपने अक्सर घरों के अंदर मक्खन देखा होगा, मक्खन देखा होगा, उस मक्खन के अंदर क्या होती है, छाछ होती है। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या होता है, द्रव मिला हुआ होता है। तो आपको चीजें समझ आई होगी कि ठोस के अंदर ठोस के अंदर ठोस क्या होता है, ठोस के अंदर द्रव क्या होता है। अब मैं अगर बात करूं कि ठोस के अंदर गैस, ठोस के अंदर मेरे पास क्या है साथियों, गैस है। इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैंने यहाँ एकदम डिटेल में लिखे हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है, रबड़ लिखा है। आपने देखा होगा रबड़ के अंदर जब अपन पेंसिल से लिखने के बाद रबड़ से मिटाते हैं, अगर अपन उसको ऐसे पुश करेंगे ना तो उसमें से क्या होती है, हवा निकलती है। या फिर आप उसको उसकी तरफ मत जाओ। आपने एक बॉल देखी होगी जिससे अपन क्या करते हैं, अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक ऐसी बॉल आती है गोल गोल कलर की, उसको अपन जैसे इसे दबाते हैं, वो होती तो ठोस फॉर्म में है, लेकिन अपन जैसे इसको पुश करते हैं ना तो उसमें से क्या होती है, गैस निकल जाती है। उसमें से क्या होती है, गैस निकल जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप क्या आप उसके अंदर जो गैसें हैं उनको देख पाते होगे? आप कहोगे नहीं सर हमें दिखाई नहीं देती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कोलोइड वाला सॉल्यूशंस होता है, जो ये वाला सॉल्यूशंस होता है, उसके अंदर अपन अवयवी कणों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अपन अपनी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, रबड़ हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, स्पंज हो गया। कहने का मतलब जो स्पंज है ना, वो एक प्रकार से क्या होती है मेरे पास, वो बोली हो जाएगी, कुछ स्पंजी बोल आती है। ये हो गया। अब मैं बात करूं ब्रेड की, क्या होती है मेरे पास, ब्रेड। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रेड अपन जब रखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अगर अपन उसको से पुश करेंगे ना तो उसमें से भी क्या होती है, हवा निकलती है। उसी प्रकार का एक पत्थर होता है जिसका नाम क्या होता है, प्यूमिस पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी का मेरे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं आगे बात करूं, अब द्रव के अंदर अपन को चेक करना है। द्रव के अंदर अगर ठोस मिला हुआ है तो उसके मेरे पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, कोशिका तरल। अगर मैं बात करूं पेंट, अगर मैं बात करूं कीचड़। अब एक चीज गौर करना आप कि द्रव है मेरे पास, और द्रव के अंदर क्या मिला हुआ है, ठोस मिला हुआ है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सेल लिक्विड बताया। इसका मतलब कोशिका द्रव मैंने आपको बताया है। इसको अपन साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं। अब एक चीज गौर करना आप, ये मैंने जो आपको कोशिका तरल बताया है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बायोलॉजी के अंदर अपन कोशिका पढ़ते हैं। उस कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव तैरता हुआ रहता है।
द्रव के अंदर कुछ कोशिकांग होते हैं जो ठोस फॉर्म के अंदर होते हैं। इसका मतलब द्रव तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठोस अपने पास क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि अपन घरों के अंदर पेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ कली लाते हैं। जो कली होती है वो ठोस फॉर्म में होती है और अपन उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो अपने पास किस फॉर्म में होगा, ठोस फॉर्म में होगा, और अपन इसको किस में मिलाया है, द्रव में मिला है। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, बताओ, कीचड़ हो जाएगा। इसका मतलब कीचड़ भी अपने पास इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब मैं अगर बात करूं आगे, अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, द्रव के अंदर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। द्रव के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या मिलाया, द्रव के अंदर ठोस मिलाया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, केवल सॉरी। अब देखो मैंने क्या मिलाया, द्रव के अंदर द्रव मिलाया है, तो ये मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, दूध, रक्त, शाही, पसीना। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, द्रव के अंदर द्रव के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पायस अर्थात इमल्सन बोलते हैं। इसको अपन पायस अर्थात क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। इसको अपन पायस अर्थात इमल्सन बोलते हैं। अब देखो ये दूध, रक्त, शाही, पसीना, तेल, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ये पायस के उदाहरण हैं। और आपको ये क्या करना है, आपको ये बहुत अच्छे लेवल से याद होना चाहिए कि पायस के कौन कौन से अपने पास उदाहरण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया दूध, रक्त, शाही, पसीना, तेल, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल अपने पास, ये पायस के एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम में आता है कि रक्त किस प्रकार का विलेन है। रक्त एक प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशंस होता है और ये एक प्रकार का प्राकृतिक होता है। क्या होता है, ये प्राकृतिक होता है। अब मैं अगर उसके बाद में बात करूं तो गैस द्रव के अंदर क्या मिली हुई है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि द्रव के अंदर जब गैस मिली हुई होती है तो उसका एग्जाम्पल अपने पास क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फैटी हुई क्रीम होती है, जो फैटी हुई क्रीम होती है वो किसका उदाहरण होती है, इसी का उदाहरण होती है। आपने अक्सर देखा होगा फेस वॉश, फेस वॉश के अंदर भी क्या होती है, इसी प्रकार की क्रिया होती है। द्रव के अंदर क्या होती है, वो गैस ही होती है। अब मैं अगर आगे बात करूं, अपने पास क्या हो जाएगा, झाग हो जाएगा। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, शेविंग क्रीम हो जाएगा। ये भी मेरे पास उदाहरण हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखना एक बार, द्रव है, द्रव तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर विलायक हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी, इसके अंदर विलय हो जाएगी। अब इसके अंदर एक बार आप देखना है फैटी हुई क्रीम। फैटी हुई क्रीम का मतलब क्या होता है कि जब अपन फेस वॉश लगाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको फेंट देते हैं इसे चेहरे के ऊपर। जब चेहरे के ऊपर अपन फेंट देते हैं तो क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा तो उसमें से क्या निकलते हैं, झाग निकलते हैं। तो वो क्या होती है, एक प्रकार से गैस की फॉर्म होती है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, द्रव के अंदर अपन ने क्या मिलाया है, गैस मिलाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो साबुन के झाग बनते हैं, अपन कपड़े धोने के बाद क्या होते हैं, झाग बनता है। जो झाग बनता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्या होते हैं, अपन को सुराख बने हुए रखते हैं। जैसे मान लो कि कोई गुब्बारा है अपने पास, साबुन का बुलबुला बन गया है, उस बुलबुले में आप देखोगे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, उसमें से गैसें क्या होती है, बाहर निकल जाती है, या फिर उसमें से क्या होती है, उसमें गैसें होती है। तो ये अपने पास एग्जांपल क्या हो जाएगा, द्रव के अंदर क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। अब मैं बात करूं गैस के अंदर ठोस। अब मैं अगर बात करूं गैस के अंदर क्या, द्रव। अब इसके अपने पास और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखना एक बार आप, क्या होता है मेरे पास, देखो जब गैस के अंदर जब ठोस होती है तो उसके एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो सकते हैं, धुआं, धूल कण, वाहन प्रदूषित तत्व है। देखो ये मेरे पास गैस होता है, गैस में क्या मिला हुआ है, ठोस मिला हुआ है। इसका मतलब ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है। अर्थात ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूट है। अब एक चीज़ गौर करना, आपने अक्सर देखा होगा कि वायुमंडल के अंदर क्या होता है, जब अपन कुछ भी जलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है। इसका मतलब कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का तत्व होता है, वो ठोस फॉर्म में होता है। इसका मतलब गैस के अंदर क्या मिल जाता है, ठोस मिल जाता है। तो धुआं जो होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरे पास गैस का ठोस के अंदर विलीन हो जाएगा।
अब मैं अगर बात करूं धूल कण, आपने अक्सर देखा होगा जब आंधियां चलती है तो आंधी के अंदर वायुमंडल में गैसों के साथ क्या होते हैं, धूल के कण भी उड़ते हैं। तो धूल के कण तो क्या होते हैं, कम होते हैं, और वायु क्या होती है, ज़्यादा होती है, अर्थात गैस के अंदर क्या है, धूल के कण है। तो ये भी मेरे पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं बात करूँ वाहन प्रदूषित तत्व है, बहुत सारे वाहन प्रदूषित तत्व होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वायुमंडल के अंदर होते हैं, और ये वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसीलिए वाहन प्रदूषित तत्व भी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मैं बात करूं क्या, गैस के अंदर द्रव्य। आपने अक्सर देखा होगा कि अपने वायुमंडल में क्या होती है, बहुत सारी गैसें होती है। उस वायुमंडल के अंदर जब जलवाष्प की किरणें या फिर जलवाष्प के कण आपस में जब टिके हुए होते हैं तो उससे क्या होती है, बहुत सारी अपन को सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। जब आपने सर्दियों में अक्सर देखा होगा कि जब गैसों के अंदर गैसों के अंदर या फिर वायु के अंदर जब अपन जलवाष्प के पार्टिकल देखते हैं तो अपन उनको कई दफ़ा क्या बोल देते हैं, कोहरा बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं, उनको बादल बोलते हैं। कहने का मतलब मेरे पास क्या होता है कि जो कोहरा होता है, जो धुंध होता है, जो बादल बनते हैं, वो किसके परिणाम है, गैस के अंदर द्रव होता है। आपने देखा होगा कि जब बादल मंडराते हैं ना तो वो क्या लेकर के आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। इसका मतलब वायुमंडल के अंदर क्या होता है, वहाँ पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, प्रकार से बादल हो जाते हैं। धुंध भी वही है, अपने पास कोहरा भी क्या है, उसी प्रकार का है। अपन सर्दियों में ये चीज़ें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि गैस के अंदर गैस का अपने पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। गैस के अंदर गैस का अपने पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, अर्थात मैंने आपको ये सारे से सारे क्या कर दिए, एग्जाम्पल बता दिए। और ये अपने क्या बढ़ा है, कोलॉइड बढ़ा है। अपन किसी के अंदर भी क्या हो सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से इन चीज़ों को अंदर घुस करके देख नहीं सकते। जैसे मैं बात करूं कोहरे के अंदर, क्या कोहरे के अंदर आपको धूल के पार्टिकल क्या आपको दिखते हैं क्या? आप कहोगे, जब आपको पता होगा कि जब कुछ बूंदे अपन को क्या होती है, धीरे धीरे गिरती हुई नजर आती है। कहने का मतलब वायु के अंदर, गैसों के अंदर क्या होती है, जलवाष्प होती है, और धुंध भी क्या होती है, उसी प्रकार की होती है। बादल में भी क्या होता है, द्रव होता है। तो ये अपने पास एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इनके नाम क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको इसको बताया कि ठोस के अंदर ठोस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस फॉर्म। सॉरी, ये ठोस फॉर्म नहीं होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस सोल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस सोल बोलते हैं। इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं सॉलिड सोल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। और जब इसके अंदर क्या होता है, ये गैस होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे इसको अपन ठोस सोल बोलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, केवल सोल बोलते हैं। जब गैस के अंदर ठोस होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, जब मैं इसके अंदर बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, स्मॉग बोलते हैं। अब देखो, ठोस के अंदर क्या है, मेरे पास गैस है। ठोस के अंदर मेरे पास क्या है, गैस है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस फॉर्म बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस फॉर्म बोलते हैं। जबकि इसको अपन केवल और केवल क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। अब आपको चीजें समझ आई होगी कि इसको अपन क्या बोलते हैं। देखो, मैं एक बार आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि ठोस के अंदर जब ठोस मिला हुआ होता है उसको अपन ठोस सोल बोलते हैं। ठोस के अंदर जब द्रव मिला होता है उसको अपन जेल बोलते हैं। ठोस के अंदर जब गैस मिला हुआ तो उसको अपन ठोस या फॉर्म बोलते हैं। अब अगर द्रव के अंदर ठोस मिला हुआ है तो उसको अपन केवल सोल बोलते हैं। जब द्रव के अंदर द्रव मिला हुआ होता है उसको अपन पायस बोलते हैं। जब द्रव के अंदर गैस मिली हुई होती है उसको अपन फॉर्म बोलते हैं। जब गैस के अंदर ठोस मिला हुआ होता है उसको अपन एरोसोल बोलते हैं। जब गैस के अंदर द्रव मिला होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। ये सारे के सारे प्रकार अपने पास किसके होते हैं, कोलॉइड के होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो। अब अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि निलंबन क्या होता है। देखो, निलंबन के अंदर ज्यादा कुछ कहानी अपने पास है नहीं है। मतलब इस प्रकार का विलयन जिसके अंदर जो गुले हुए विलय है, मतलब इस प्रकार का विलयन जिसके अंदर जो गुले हुए कण हैं उनको अपन अपनी नंगी आंखों से देख पाए, उस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। उसके अपने पास ज्यादा कुछ एग्जाम्पल है नहीं है, अपन आराम से इन चीजों को देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको वास्तविक विलयन के बहुत सारे प्रकार बताए, जिस प्रकार मैंने कोलॉइड के बताए उस प्रकार निलंबन के नहीं होती है। इसका मतलब निलंबन अपने पास छोटा सा ही है। उसका मेरे पास एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं मोटा मोटा कि जल प्लस मिट्टी।
अब आप देखोगे कि अंदर कि जब जल और मिट्टी आपस में घुले हुए होते हैं तो जल तो क्या होता है ऊपर रहता है और मिट्टी क्या होती है पेंदे में बैठ जाती है और अपन उनको अपनी नंगी आंखों से आराम से देख पाते हैं। अर्थात जल प्लस मिट्टी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरे पास निलंबन का एग्जाम्पल हो जाएगा और अपने पास निलंबन अर्थात सस्पेंशन इतना सा ही था। अब मैं आपको बताता हूं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन के अंदर क्या होता है टिंडल प्रभाव को अपन को देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि वास्तविक विलयन के अंदर जो अवयवी कण हैं उनको अपन अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। जब अपन अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं तो उनके अंदर टिंडल प्रभाव क्या होता है संपन्न नहीं होता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है वो एक बार आप देखना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन एक बंद कमरे के अंदर रहते हैं और अपने घरों के अंदर ऊपर क्या होता है वेंटिलेटर होता है, अर्थात ऊपर क्या होता है रोशनदान होता है। क्या होता है अपन ऊपर क्या करते हैं रोशनदान या खिड़कियां छोड़ देते हैं। अब क्या होता है उस रोशनदान से क्या होता है यहाँ अंदर कमरे के अंदर प्रकाश आता है। किसके द्वारा, सूरज के द्वारा जब प्रकाश आता है इसे, तो वो क्या होता है अपन को एक पथ में आता हुआ नजर आता है। क्या होता है अपन को एक ही पथ के अंदर आता हुआ नजर आता है। जब आप उस पथ को ऑब्जर्व करोगे तो उस पथ के अंदर आपको क्या करेंगे कुछ पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूवमेंट करते हुए ऐसे नजर आएंगे। कहने का मतलब जब सूरज से प्रकाश कमरे के अंदर आता है किसी बिंदु के द्वारा या किसी रोशनदान के द्वारा तो उसका पथ अपन को अपनी आंखों से एकदम से दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब उस प्रकाश के पथ में अपन को कुछ धूल के कण या पार्टिकल अपन को ऊपर नीचे जिगजैग वे में या अनियमित गति के अंदर मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, तो जब ये क्या होते हैं कि प्रकाश के कण जब इनसे टकराते हैं तो बार बार क्या होता है उनका एक पथ अपन को दृष्टिगोचर होता है। तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या होता है जब कणों से टकराता है ना तो उसकी पथ को अपन वो आराम से दृष्टिगोचर कर पाते हैं। इसका मतलब वहां क्या हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। वहां प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि टिंडल प्रभाव कहाँ संपन्न नहीं होता है वास्तविक विलयन में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां अवयवी कण क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको अपन देख ही नहीं पाएंगे। तो टिंडल प्रभाव संपन्न कैसे होगा आप चीज सोच सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कोलाइड सॉल्यूशंस के अंदर, कोलाइड के अंदर क्या होता है कि अपन अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन होता क्या है उसके अंदर अपन सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे। अर्थात उसके अंदर टिंडल प्रभाव क्या हो जाता है संपन्न हो जाएगा। अगर मैं बात करूं निलंबन के अंदर तो सबसे ज्यादा ये टिंडल प्रभाव कहां दृष्टिगोचर होगा अपन को, ये होगा अपन को कहां निलंबन के अंदर। अर्थात टिंडल प्रभाव आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टिंडल प्रभाव के अंदर जो ये जिगजैग वे में गति होती है, जो जिगजैग वेग में जो गति होती है इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इर्रेगुलर मोशन। इसको अपन इर्रेगुलर मोशन भी बोलते हैं। अगर मैं और बात करूं तो इसका अपने पास एक और नाम भी है, इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। अब इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन क्यों कहा गया तो आपने सुना होगा या फिर कहीं आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि टिंडल प्रभाव की जो खोज करी थी इसके बारे में जो सबसे पहले अध्याय किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो उसी ने अपने नाम के आधार पर इसके अंदर जो होने वाली गति है उसका नाम क्या रखा था, ब्राउनियन मोशन रखा था। अब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि टिंडल प्रभाव की खोज किसने करी तो आप आराम से बता देना किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को डिजाइन करने की कोशिश करी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सुझाव है, अगर आपको कुछ अगर ऐसा लगे कि इसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कुछ सुझाव दे सकते हो ताकि मैं आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचा सकूं और आपको पेपर पास करने के लिए 1% भी तकलीफ ना हो। मैं ये चाहता हूं कि साइंस की वजह से किसी के नंबर नहीं कटने चाहिए। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप अपने सुझाव जरूर देंगे मुझे किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो साथियों आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपका बहुत